This hemoglobin has a specific role in the blood, and this blood have property, so many properties regarding the normal functioning of an animal body. Okay, so हीमोग्लोबिन को समझना हमें बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम देखा जो एरिथ्रोसाइट्स की जो ब्लड सेल्स की जो क्वालिटीज हैं, ब्लड की जो क्वालिटीज हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है हीमोग्लोबिन का है हमारा। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 अमाइनो एसिड चेन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के हैं और एक एटम ऑफ आयरन। तो ये कंबाइंडली क्या करता है, सबसे जो बेसिक वर्क है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो स्पेशली जो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी को थ्रू हार्ट, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट उसको बाहर करता है टुवर्ड्स द हार्ट, और एक तरह से बॉडी को पूरा फिल्टर करता है और प्योर करता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्लड का जो कलर है दैट इज रेड, दिस इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। हाँ, जो इसका कलर है उसके कारण ये डेवलप होता है। तो अब कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें एक एफिनिटी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अपनी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो है ऑक्सीजन को कंबाइन करता है अपने साथ। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, अब अगर इसको देखा जाए कि कितने एटम ऑफ और मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कितने आयरन है, ठीक है, इसमें अगर थोड़ा भी छेड़छाड़ होता है तो ये क्या करता है, अपने आप को किसी दूसरे शेप में चेंज कर लेता है। ठीक है, रहेगी यही लेकिन मैंने अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे अनस्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर मान लो कि सिंपल अगर ऑक्सीजन जो है दैट वाज कंबाइंस विद दिस हीमोग्लोबिन दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हम लोग नॉर्मली एक नॉर्मल स्टेट में यूज करते हैं। ठीक है, जो कि टिश्यू को प्रोवाइड होती है। और कुछ ऑक्सीजन कह सकते हो लंग्स में जो हीमोग्लोबिन एटम के साथ मिलते हैं दैट इज नोन एज ऑक्सी एचबी, दैट इज हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, दूसरा है कि डिफिशियंट ये हो सकता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसी कारण से भी कम हो, किसी कारण से कम हो, तो ये हो सकता है। तो इसमें क्या आती है, जैसे एक फेरिक स्टेट जो बताया ना, अनस्टेबल जो होगी आयरन की, तो उसमें क्या होगा, एक कंडीशन आती है मेट हेमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली कंडीशन है वो, उसको ऑक्सीडेशन हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते, लेकिन जो मेट हेमोग्लोबिन है वो, उसको हम लोग ट्रू ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, बिकॉज इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द आयरन कैपेसिटी। ठीक है, तो मतलब आयरन के जो फॉर्म है उसको ही ये चेंज कर देता है, मतलब फेरस टू फेरिक स्टेट कर देता है। एक है CO प्लस HB, मतलब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड, बिकॉज मतलब इसके आउटर पेरिफेरल इसमें मतलब क्या बोलते हैं, सर्किल में जो है ये काफी स्टेबल होता है, मतलब उसकी जो अपनी स्टेबिलिटी लूज करने की चांसेस है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि ये फुलफिल रहता है। तो कार्बोमॉक्सी हीमोग्लोबिन इसको कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो जनरल जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है तो इट विल बी मोर, कह सकते हो मोर एफिनिटी, मोर अनेबल टू कैरी दिस ऑक्सीजन, दैट इज अबाउट 210 टाइम्स देन द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल सा जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, ये देख सकते हो, दिखने में तो बड़ा नॉर्मल है लेकिन काफी ये कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब है जैसे आयरन जो हीमोग्लोबिन के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाती है, तो इसमें देख सकते हो एक अल्फा चेन 1 2 है, एक बीटा चेन 1 2 है ना, आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मतलब अब ये डिपेंड करता है फेरिक स्टेट में या फेरस स्टेट में, जो जिस स्टेट में है उसके हिसाब से उसकी
एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देख सकते हो कहीं ये डबल बॉन्ड बना रहा है, कहीं सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर कहीं भी बॉन्डिंग में अगर थोड़ी भी चेंज आती है तो मतलब जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल अपने शेप में है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस किस फॉर्म में और कब कब हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब एनीमिया में आओगे ना तो आप देखोगे कि एनीमिया मतलब एनीमिया क्या है, ठीक है। तो वो थोड़ा आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का स्टेट है दैट विल चेंज फ्रॉम देयर नॉर्मल शेप, ठीक है। तो बेसिकली जो फेट ऑफ हेमोग्लोबिन वी कैन से, मतलब जो भी एनिमल डाइट लेता है, ठीक है, तो उसमें से जो आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ड्यूडेनल म्यूकोसा में और कैपिलरीज में अलोंग विद द बीटा ग्लोबुलिन ये ट्रांसफर होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन के कारण दे हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी दीज आयरन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उसको वो कंबाइन करता है। अब ये डाइट के साथ बहुत जरूरी है, ये चीजें एनीमिया में ज्यादा क्लियर होंगी जाके। अब जैसे आयरन जो है बेसिकली इट रिजर्व्स इन द बोन मैरो, ठीक है, ये हम लोग बड़े शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो कुछ स्मॉल अमाउंट जो होती है वो तुम्हारी मायोग्लोबिन में, मतलब मसल्स के जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज वहां भी कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन वहां भी होता है ना, टिश्यूज हैं वो भी तो इम्प्योर होती हैं एक स्पेस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके, तो उसको वो क्लीन करने के लिए वहां भी कुछ मसल्स में ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको जो वहां जो मसल्स में जो ऑक्सीजन होती है दैट इज नोन एज मायोग्लोबिन। अब टेम्पोरली जो है तुम्हारी ये लिवर और स्प्लीन में भी स्टोर रहती है, ठीक है, लेकिन वहां होती है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। अब बहुत सारे केस आपने सुना होगा कि जैसे कुछ एनिमल है वो कह रहे हैं कि वो लाल रंग का पेशाब कर रहा है ना, दे आर यूरिनेटिंग इन रेड कलर, दैट इज द हीमोग्लोबिनुरिया, मतलब कहीं ना कहीं उसके यूरिन के साथ हीमोग्लोबिन बाहर आ रहा है, ठीक है। तो दैट में बी ड्यू टू क्लिनिकल एस्पेक्ट है, ये हो सकता है कि किसी तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जो इंटेस्टाइन है मतलब म्यूकोसल फॉर्म लेयर, वहां पर वो कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा लीक होता है ब्लड, तो जो बेसिकली हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाता है। उसी तरह से फिसिस में भी है, और इन सम कह सकते हो केस में स्वेट से भी ये हो सकती है लॉस। अब ये तो नॉर्मल से चीज हो गई। अब फीमेल के केस में एक आती है मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं एनिमल के लैंग्वेज में इस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस दौरान भी ब्लड का लॉस होता है स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन में, ठीक है, एक स्टेज में स्ट्रेस फेज में तुम्हारी ये लॉस ऑफ ब्लड होती है। दूसरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय भी जब फिटस का इन्वोल्यूशन होता है उस समय भी इसकी लॉस होती है, या फिर कहो कि जब फिटस का डेवलपमेंट होता है उस समय भी ब्लड की जरूरत होती है। तो अब एक चीज देखो खास इसमें देखो कि फीटस दे आर हैविंग RBCs that is nucleated, ठीक है, and that is produced by liver, spleen and lymph nodes only in the case of fetus। लेकिन जैसे जैसे ये अडल्ट होते जाता है जो न्यूक्लियस है वो खत्म होते जाता है। जब बर्ड्स के केस में देखोगे तो द रेड सेल्स हैव न्यूक्लियस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सौरभ कुछ बोलना चाह रहे हो? If anyone have any query, then you can ask any question. In between it, you can ask. अच्छा, जो सर नॉर्मल बोन मैरो में कब फॉर्म होगा सर बोन मैरो में कब से फॉर्म होगा ये ब्लड? बोन मैरो में फॉर्म नहीं होती है, बोन मैरो में रिजर्व रहती है ये, ठीक है। अच्छा। जो फॉर्मेशन होती है हीमोग्लोबिन की, तो जब फेरिटिन के फॉर्म में ये तुम्हारी बोन मैरो में, स्प्लीन में, ठीक है,
ये रिजर्व रहती है। और जब रिक्वायरमेंट होती है, जब हैवी लॉस होती है ना किसी कारण से, अगर इंजरी हो गई, ट्रॉमा का केस है या फिर प्रेगनेंसी का केस है या फिर स्ट्रेस साइकिल का केस रहता है, स्ट्रेस फेज रहता है, तो उस समय जब ब्लड की लॉस होती है तो ये दोबारा बोन मैरो से, मतलब बोन मैरो से और स्प्लीन से वापस ये हीमोग्लोबिन लेके ब्लड को मेंटेन रखता है, ठीक है। अदरवाइज द एनिमल में बी इन एनेमिक कंडीशन। दूसरा है डिस्ट्रक्शन। तो बेसिकली जो बोलते हैं ना 120 डेज, 110 से 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है एरिथ्रोसाइट, ठीक। इसके बाद ये फिर सेल्स जो है डेथ कर जाते हैं और फिर न्यू जनरेशन होती है। इसलिए बोला जाता है कि हर 3 महीने पे या 4 महीने पे आप ब्लड को डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट इज डिग्रेडेड टू अमीनो एसिड्स. So when iron is picked up by the globin transferrin, it will stored in the liver as ferritin and further to form myoglobin so that it can be stored in the tissue cells as hemocytin. ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये है ना, बिल्कुल बेसिक्स है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जानते हो, ग्रीन पिगमेंट है, और ये जो है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन लीवर टू गॉल ब्लैडर में रिजर्व रहती है, ठीक है। और ये होती है, इसकी यूटिलाइजेशन कब होती है? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और यू कैन से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, है ना। और कभी कभी ये भी यूरिन से बाहर आती है, जिसको हम लोग यूरोबिलिनोजेन कहते हैं, ठीक है। जब लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक्टेरस का, तो उस समय ये जो बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन है, दैट विल कम आउट थ्रू द यूरिन. So accumulation in excess of bilirubin in vascular system is called icterus और jaundice, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड की जो बोलते हैं ना एनेमिक हो गया, मतलब ब्लड की लॉस हो गई ज्यादा, तो इस कारण से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट विल लुक पेल येलो इन कलर। हाँ, अच्छा, ओके, दिस में बी कॉज ड्यू टू लिवर डैमेज, जैसा भी हमने बताया है ना, लिवर डैमेज, एनाप्लाज्मोसिस, मीन टू से एनी इन्फेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट, और मे बी ड्यू टू सम पैथोलॉजिक इटियोलॉजी, है ना, किसी पैथोलॉजिक रीजन से भी हो सकती है। तो सीन एज येलो इन द विजिबल मेम्ब्रेन। अब एक टर्म आती है हीमोलाइसिस। एज द टर्म रेफर्स, हीमोलाइसिस मीन टू से द ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जब सेल्स टूट जाएंगी तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो दैट विल कम आउट. So this, when the breakdown of red blood cells occurs, then this hemoglobin escapes into the plasma, है ना। तो अब चीजें ऐसी है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट जहां पर है, जब तक वहां रहेगी तो वो बड़े आसानी से काम करेगा, लेकिन जैसे वहां से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा ना। जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, मतलब ब्लड में, सॉरी वेन्स में कह लो या फिर ऑर्गन्स में आती है, तो उसको जो नॉर्मल फंक्शन करना है उससे वो डेविएट करेगा। तो बेसिकली ये कब होती है, जब किसी तरह की हीमोटॉक्सिक मतलब ब्लड से रिगार्डिंग जो टॉक्सिन अगर डेवलप होता है, तो देन आफ्टर द ब्रेकडाउन और यू कैन से द हेमोलाइसिस विल अकर। तो बेसिकली जब जैसे स्नेक वेनम से या फिर ब्लड पैरासाइट्स कुछ हैं, या फिर कह लो कि बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया या पीएच कहीं डिफर करता है, तो इट मे कॉज द सॉल्यूशन द ब्लड टू बी हाइपोटोनिक। तो वहां पर जो रेड ब्लड सेल्स है दैट विल बिकम टू लाइसिस एंड द हेमोग्लोबिन विल ओजेस आउट फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन जैसे मतलब प्लाज्मा में आएगा तो जो कलर होता है वो रेडिश कलर होने लगता है, ठीक है। और जो कंडीशन होती है दैट इज अ हीमोग्लोबिनीमिया, मतलब प्रोटीन के साथ हीमोग्लोबिन आ गया, है ना। तो अब जब यही बाहर आएगी तो दैट इज माने यूरिन के थ्रू जब बाहर आती है तो दैट इज आल्सो नोन एज रेड वाटर डिजीज और हीमोग्लोबिनूरिया। एक टर्म आती है हेमोग्लूटिनेशन। तो ये हेमोग्लूटिनेशन मतलब दैट क्लम्पिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और ये होती है बेसिकली अगर आपने कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो यू शुड नो द एग्जैक्ट द ओरिजिनल टाइप ऑफ द ब्लड इन विच यू हैव टू ट्रांसफर इट। मान लो ओ पॉजिटिव कोई है, अगर उसमें
ओ नेगेटिव डाल दिया या बी नेगेटिव, मैंने कुछ भी, अगर दूसरा चला गया तो क्या होगा? इट विल, मतलब द रेड ब्लड सेल्स विल क्लम्प, हाँ, इकट्ठा हो जाएगा एक साथ, तो वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए ये डिजायरेबल होती है कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो ब्लड का टाइप पता होना चाहिए, विच टाइप ऑफ ब्लड द एनिमल आर हैविंग। ठीक है, इसलिए देखते हो कि नॉर्मल कभी भी ऑपरेशन या कुछ भी चीजें होती है तो सबसे पहला चीज जो होता है दैट इज अ ब्लड टेस्ट, है ना, मतलब आपका ब्लड किस टाइप का है वो टेस्ट होती है। लास्ट क्लास में कुछ बच्चे पूछ रहे थे व्हाट इज दिस पीसीवी, दैट इज अ पैक्ड सेल वॉल्यूम और इट इज आल्सो नोन एज हेमाटोक्रीट वैल्यूम। तो ये हेमाटोक्रीट वैल्यू जो है दैट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम एज ऑफ होल ब्लड। ठीक है, मतलब पूरे ब्लड में जो उसकी परसेंट है आरबीसी की, ठीक है, कितनी है, दैट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम। So it is determined by filling a hematocrit tube with treated blood. Treated means having some coagulant, anticoagulant, ठीक है, so that it will not clot, and then centrifuge until the cells are packed in the lower end. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप लोग देखोगे इसमें करते क्या है, कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें हम लोग ये एंटीकोगुलेंट वाली ब्लड डालते हैं, ठीक है, सो दैट इट विल नॉट क्लॉट, और उसको हम लोग 1 घंटे तक एज्यूम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में कितनी सेटल, सर आवाज कट रही है। माइट बी यार, वो हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यूज हो, है ना, थोड़ा सा सॉरी, इसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसिडर करो, तो और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। हाँ, कह रहे थे कि देखो जैसे एक कैपिलरी ट्यूब में हमने डाला, 1 घंटे के लिए उसने ऑब्जर्व करना है, तो सबसे फर्स्ट 15 मिनट्स हम देखते हैं कि हाउ मच लेवल द सेल्स विल सेटल डाउन, उसको हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं। देन आफ्टर 30 मिनट्स, देन 45 मिनट्स एंड लास्ट 1 आवर, तो उस समय हम फिर ये देखते हैं कि कितने देर तक बैठते गया, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन क्या रहा, तो दैट विल टेंस द settling down of the red blood cells, and that will be the value of packed cell volume, or you can say the hematocrit value. ठीक है, so this will covers this hematocrit value. Next is the ESR. अच्छा, एक चीज थोड़ा सा, कोई एक बच्चा बताओ, कुछ ज्यादा जल्दी तो हम नहीं बोल रहे हैं? No, sir. नो सर, सही है सर। Okay, then, ठीक, good. The next term is the erythrocyte sedimentation rate, that is ESR. बहुत कॉमन है, ये आप लोगों ने भी काफी सुन रखा होगा ESR। तो ESR क्या होता है, ये भी सेडिमेंट करते हैं, ठीक है, जो सेडिमेंट होती है ना एरिथ्रोसाइट, उसकी रेट ही हम देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब जो एंटीकोगुलेंट ब्लड होती है इसको भी एक नैरो ट्यूब, मतलब कैपिलरी ट्यूब टाइप का उसमें फिल करते हैं, ठीक है। रेड सेल्स जो एग्रीगेट होती है, मतलब एक रोलेक्स फॉर्म में बनती है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि मतलब कितना लेवल वो बना और प्लाज्मा कितना आया, मतलब वो एक क्लियर जोन दिखती है। तो इस सेडिमेंटेशन से क्या फायदा है, एक चीज ये है, तो पहला तो है कि इट कैन बी मेजर्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ सेडिमेंटेशन। जैसे हम लोग हेमाटोक्रिट वैल्यू में क्या देखते हैं ना, फॉर एवरी 15 मिनट्स हाउ मच द लेवल ऑफ ब्लड सेल्स विल सेटल डाउन, ये देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 1 घंटे में कितना सेडिमेंटेशन हुआ डायरेक्टली हम वो एज्यूम करते हैं। अब इसमें ये चीज होती है कि भाई कंसंट्रेशन जो है मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स की या फिर वही फाइब्रोनोजेन है, अल्फा और गामा ग्लोबुलिन्स की, इनको हम लोग जज करते हैं उसमें, ठीक है, कि इसकी रेशियो अगर इतनी है तो ब्लड की सेटल डाउन इतनी होगी, क्योंकि यही जो है ना मेरे कोर जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, यही है, ठीक है। तो ये क्या है, जस्ट मतलब ये कोई एक डिजीज का साइन नहीं है, जस्ट एक मतलब बता सकता है आपको कि हाँ क्लिनिकल एस्पेक्ट में कि कोई एनिमल मतलब ब्लड से रिलेटेड अगर इसको कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि वो फिर उसको इंटरलिंक किया जाएगा किसी चीज से, कि पैरासिटिक हो सकता है या मतलब जस्ट डिटेक्ट कर सकता है ये, ठीक है, कि देयर शुड बी सम डिजीज कंडीशन, मतलब एटियोलॉजी हो सकती है। तो दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू रेड सेल काउंट, एंड लोअर द रेड सेल ग्रेटर द सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है।
मतलब रेड सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतनी सेडिमेंटेशन रेट बढ़ेगी, कम होगी तो सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, अगर रेड सेल कम होगी तो सेडिमेंटेशन रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है उसमें वो थोड़ा है, ठीक है, तो वो सुपरनेटेंट जो भी है फ्लूइड जल्दी ऊपर आ जाएगा, सेल्स विल बी सेटल डाउन टू द बॉटम फास्टली और क्विकली इन रेस्पेक्ट टू द sample are having more red cells. Likewise, MCV, that is a mean corpuscular volume. तो hematocrit और red cell के काउंट से हम लोग MCV निकालते हैं, ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, और इसकी जो रेंज नॉर्मली होती है दैट इज 72 to 98 माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। तो these are the some things which is directly related to the practical aspect. तो ठीक है, जस्ट ये समझने के लिए जब हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे तो फिर इन चीजों को कर सकते हैं। एक टर्म आती है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मीन्स पॉली है ना, बढ़ जाना, साइथेमिया मतलब कि हाई एल्टीट्यूड में जो मतलब आरबीसी है या एरिथ्रोसाइट कह सकते हो, इसकी साइज जो है थोड़ी ये बढ़ जाती है। तो मतलब ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज, मतलब ये बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ती है, बिकॉज क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, हाँ, दैट इज ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट विल लो, ठीक है। तो जब लो होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ना बॉडी को, तो वो कोशिश करेगा जल्दी जल्दी सांस लेने का या ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का, तो उस समय जो रेट है तुम्हारा वो बढ़ जाएगा और जो आरबीसी का साइज है धीरे धीरे वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट द टर्म इज एरिथ्रोपोइसिस, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ठीक। रेगुलेशन की जब बात करें तो the erythropoiesis is governed by the bone marrow and also by the reduced level of oxygen in tissues and cells. Mean to say, whenever there is requirement of oxygen, the process for formation of erythrocyte, that is the erythropoiesis will, मतलब वो अपने आप बढ़ जाएगा, it will increase. दूसरी चीज है द ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज द इरिथ्रोपोइटिन, जो प्लाज्मा में होती है, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं किडनी में, लाइक रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर होती है, तो ये कंबाइनली मिलकर इस एक्शन को या प्रोसेस को ट्रिगर करती है, ठीक है, शुरू करती है। तीसरा है डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। अगर किसी कारण से आरबीसी की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो उसको भी कंट्रोल करना है, तो उस समय क्या होता है, वो नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, तुम्हारे ग्लाइकोप्रोटीन्स को और रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर को फॉर द इनिशिएशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स which regulates the erythropoiesis. कुछ humoral factors है that are governing erythropoietin, that are cobalamin and folic acid, copper, pyridoxine. So these things the animal should have in their diet in regular aspect. Otherwise, जो process of erythropoiesis है that may hindrance, ठीक है, that may hinder. तो कहीं ना कहीं डाइट में हमें ये लेनी होती है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो जैसे कैटल के केस में कह लो, तो कैटल के केस में ये ऑलरेडी वो उनका डेवलप हो जाता है, जैसे विटामिन बी है, ठीक है, वो खुद से डेवलप हो जाता है। तो विटामिन बी, आयरन, फॉलिक एसिड, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब अगर एक की अमाउंट है, प्रॉपर अमाउंट है, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं होगी, अदरवाइज it will have to produce the amount of these humoral factors so that the process of erythropoiesis can be continued. अब देखो मेन मुद्दा है एनीमिया। जब ब्लड की हम लोग बात कर रहे हैं और जब तक एनीमिया पे ना पहुंचे तब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी। कहने का मतलब है एनीमिया क्या है, मतलब कंडीशन है जब रेड सेल्स जो है वो उसकी क्वांटिटी, ठीक है, और हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट डिक्रीज कर जाती है अप टू थ्रेशोल्ड वैल्यूज, जो उसके रिक्वायरमेंट है एनिमल की ब्लड के हिसाब से। मान लो कि ब्लड वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, एक बात कह रहे हैं, मान लो कि अगर 1 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होगी,
तो उसमें हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मतलब सेल्स की, ब्लड सेल्स की इरिथ्रोसाइट से कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन। तो अगर कहीं भी रेड सेल्स या हीमोग्लोबिन इरिथ्रोसाइट्स कहीं भी कम हो रही है, ठीक है, तो दैट विल लीड टू द एनीमिया, और इट मे बी ड्यू टू so many factors are responsible for getting this anemia. तो जो बेसिक है बिल्कुल, दैट इज द डिफिशिएंट ब्लड फॉर्मेशन। तो एकदम प्रायोरिटी चीज है। मतलब हो सकता है किसी कारण से जो ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो भैया ब्लड बनने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? कुछ ह्यूमरल फैक्टर्स हैं, लाइक जो डाइट में हमें मिलती है, कोबालामिन है, फॉलिक एसिड है ना, पाइरोक्सिन है। अगर ये चीजें नहीं मिल रही है तो ब्लड नहीं बनेगी। दूसरी, जैसे डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कॉपर, विटामिन और अमीनो एसिड्स इसमें आ जाएंगे। हो सकता है कि सारी कंडीशंस ठीक हो, लेकिन फिर भी एनिमल मे बी इन हेमोरेजिक कंडीशन, मतलब किसी तरह की कोई उंड है जो इंटरनल में भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो अगर उसके थ्रू अगर ब्लड लॉस हो रही है तो डेफिनेटली वी आर आल्सो डेफिशिएट इन द एरिथ्रोसाइट्स, तो हेमोग्लोबिन वहां भी कम हो रही है, तो दैट मींस द एनिमल मे बी इन एनेमिक कंडीशन। इंटरनल हो सकता है कोई पैरासाइट हो, ठीक है, ब्लड पैरासाइट्स, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, तो वहां भी या सीधी सी बात है, एरिथ्रोसाइट की लॉस होगी, दैट विल आल्सो लीड टू एनीमिया। also by deficient secretion of intrinsic factor from stomach। मतलब स्टोमक जब फूड लेते हैं तो क्या होता है, वहां देखते हो ना, खाने के बाद थोड़ी सी गर्मी सी फील होती है, दैट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब जो वैस्कुलर सिस्टम है ना, ब्लड वेसल्स जो है वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कारण से आप ऐसा फूड खाओ जिस कारण से जो पेरिस्टाल्सिस है वो सही से नहीं हो रही है, या फिर जो वैस्कुलराइजेशन होनी चाहिए ब्लड वेसल्स की वो नहीं कंप्लीट हो पा रही है, तो उसका फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है बॉडी को, और उसके कारण भी और अप टू सम एक्सटेंट जो एरिथ्रोपोइसिस की अगर रिक्वायरमेंट है फिर भी एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट जेनेटिकली, सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर आल्सो देयर। जैसे कुछ एक मेडिटेरेनियन है, आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनीमिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम जेनेटिक डिसऑर्डर में आल्सो लीड टू एनीमिया। इसके बाद एक है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड। पवन, यस, सर ये थैलेसीमिया भी एनीमिया टाइप का ही है क्या? एग्जैक्टली वी विल रीड इट आउट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले एक डिटेल ओके से सर। सारा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे उसको भी बताएंगे। अब जैसे ओके सर। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है, तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कम हो रही है, विस्कोसिटी कहने का सेंस है नॉट ओनली द सेल्स बट आल्सो द प्लाज्मा कंटेंट, देन आफ्टर तुम्हारी हो जाएगी क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं, माने जो आयंस का जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सा वेरी करने लगेगा, ठीक है। पीएच में डिफर हो सकता है, मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन हो सकता है, हाइपोटोनिक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। विस्कोसिटी अगर कम होगी तो उससे भी ब्लड विल ओजेस आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड इट विल लीड टू एनीमिया। रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज, इसी कारण से रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स की भी कंसंट्रेशन अगर लो होती है तो इट विल लीड टू एनीमिया। सो बेसिकली इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये प्रैक्टिकल में आप लोग देखोगे, हीमोग्लोबिन की जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। चलो वो सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का प्रैक्टिकल में हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे क्या करते हैं। तो बेसिकली अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया में। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अ हाइपोक्रोमिक, मतलब depletion of iron takes place and the hemoglobin concentration in the red cell will fall and that will lead to the hypochromic anemia। मतलब किसी तरह से अगर आयरन की जो डाइट में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर हीमोग्लोबिन कंप्लीट नहीं रह पाएगी और कंसंट्रेशन जो है रेड सेल्स की गिरने लगेगी। नेक्स्ट इज द सिकल सेल, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे जेनेटिक के लिए, ठीक है। तो सिकल सेल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स
इट मे बी ड्यू टू एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HbS के भी नाम से जान सकते हैं। तो ये इट मे बी ड्यू टू एक्सपोजर टू लो ऑक्सीजन टेंशन। मतलब अगर किसी सर्टेन या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन का लेवल वहां कम है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन तो परसिस्ट करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने आप को मतलब शेप में थोड़ा सा चेंज कर लेगा, ठीक है। तो जो चेंज करेगा तो दैट इज लाइक एस, मतलब वो अपना सरफेस एरिया जो है वो इस टाइप से बनाएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को वो ले सके। और ये कंटिन्यू करता है तो फिर एक तरह से वो जेनेटिक भी चला आता है, ठीक है। दूसरा है साइटोब्लास्टिक, दैट इज अ मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फेरेटिन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। मतलब ये एक तरह से रिंग बनाता है साइटोब्लास्ट का, ठीक है, और दैट इज ड्यू टू द पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी अगर डाइट में होगी तो फेरेटिन, मतलब जो वायरस है वो फेरेटिन में चेंज होगा और मैसिव एक्यूमुलेशन होगा। तो उसके कारण से भी मतलब जो प्रॉपर फंक्शनिंग है ESR मतलब एरिथ्रोसाइट की वो नहीं हो पाएगी, ठीक, उसके कारण भी ये दिक्कत। नेक्स्ट इज द थैलेसेमिया, दैट इज आल्सो नोन एज मेडिटेरेनियन एनीमिया, and it is due to quantitative failure of synthesis of either alpha or beta globulin chains in the hemoglobin molecule. देखा था आपने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबुलिन चेन्स हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है वो मतलब अपने शेप को एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, मेडिटेरेनियन इसलिए बोला गया है बिकॉज ये स्पेसिफिक मेडिटेरेनियन जो हमारा एरिया है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द में जो रहते हैं वहां पर की ये कंडीशन है। तो इसमें ये चीज होती है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द क्वांटिटेटिव फेल्यूर, मतलब उनका जो फूडिंग बिहेवियर है कुछ इस टाइप का है जिससे जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन्स जो मेंटेन होती है वो नहीं हो पाती, मतलब डाइट में कुछ ऐसी चीजें कमी है जिसके कारण ये नहीं हो पाती, ठीक है। लाइकवाइज पर्निशियस एनीमिया होती है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ये तो फिटस के केस में है, ठीक है, और जो पर्निशियस एनीमिया है ये भी दैट इज ड्यू टू द दैट इज आल्सो ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स, फीड इंग्रेडिएंट्स, ठीक। तो ऑलमोस्ट दिस इज द ओवरऑल थिंग। और ओवरव्यू जस्ट एक एनीमिया का देख लो बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट इन टाइम, so I am just viewing this slide. So basically anemia, you can say if less than 80% or normal 80 to 99 और high हो सकती है, ठीक है, up to 100. तो iron deficiency anemia, cytoblastic anemia, thalassemia और anemia of chronic disease, this will come under this part, okay. Normal will be if the things become normal, mean corpuscular value, then the anemia of chronic disease, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, G6PD deficiency, hereditary spherocytosis, these things may occur. And the last thing is, if it will high, mean to say the value of mean corpuscular value will high, then the deficiency of folate or B12 भी occur, ठीक है। So this is just an overview to understand the different types of anemia in different mean corpuscular values of blood. Okay, so this is the thing. Or because we are short in time, so आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मतलब day after tomorrow, yeah, in the next week we will read about the white blood cells or the leukocytes. Okay.